हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। ठीक है, हम लोगों ने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया। इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी वाज द फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बायो के इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो कैसे ज़रूरी है, उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, पूरी हिस्ट्री, स्टोन एज, ये सब हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो उसमें जो टर्म्स आप लोगों को क्लियर नहीं हुई हैं उन्हें इग्नोर बिल्कुल मत करना। मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे ही डाउट सेशन वगैरह लगेंगे हम लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे, तो अपने डाउट्स वगैरह आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सेकेंडली, हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन। फाइन, तो न्यूट्रिशन का कुछ होमवर्क आप लोगों को दिया था। होमवर्क भी अवॉइड ना करें कि अभी चेक नहीं होगा ऐसा करके। ये जब भी मौका लगेगा, कभी भी हम रैंडमली चेक कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो इसीलिए आप लोग कंप्लीट ज़रूर करें अपना होमवर्क। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि देखो बाद में कंप्लीट करोगे बहुत बर्डन हो जाएगा। अभी जो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, हफ्ते में एक दिन आप लोगों की क्लास लगती है, तो अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझो। समझने के बाद उसे रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करने के बाद बुक पढ़ने के लिए आपको ज़रूर कहा जाता है कि इनकेस कुछ रह गया है जो आप लोगों को कवर करना है, ठीक है, और अपने लेवल पे पढ़ना है, तो वो कंप्लीट कर लो, और फिर जब डाउट सेशन लगेंगे तो डाउट्स वगैरह पूछ लो। तो अभी ऐसे ही टेम्प्रेरी जब तक चल रहा है ड्यू टू लॉकडाउन, तब तक ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बाद में तो फुल फ्लेजेड होगी ही पढ़ाई। ओके, तो बिल्कुल अभी अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास, उसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। तो न्यूट्रिशन हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, आज एक होमवर्क क्लास के स्टार्टिंग में दे देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले कुछ रिवाइज कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम क्लास लगी थी आप लोगों की, न्यूट्रिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। एक आधा टॉपिक जो रह गया है वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं एक बार बेसिक बता देती हूँ। तो चैप्टर न्यूट्रिशन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि न्यूट्रिशन जो है इट इज़ बेसिकली अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनका अपटेक करना और उनका यूटिलाइजेशन इज़ बेसिकली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, ठीक, यानी कि बढ़ने के लिए। इसके अलावा मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए। भाई कुछ चोट वगैरह लगी तो रिपेयरिंग में ज़रूरी है ना, मटेरियल्स तो चाहिए घाव भरने के लिए, तो वो मटेरियल्स कौन प्रोवाइड करता है? फूड प्रोवाइड कराता है, और फूड को अपटेक करने का प्रोसेस न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन में हम लोगों ने यही सब पढ़ा था, ठीक। बैलेंस डाइट पढ़ी थी। बैलेंस डाइट कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई थी, जैसे कि मील, हंगर, एपेटाइट, ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी। ओके, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं वो पढ़ा था, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसमें बेसिकली हम लोगों ने स्टडी किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक, वाइटामिन्स हैं, इनऑर्गेनिक में मिनरल्स हैं, वाटर हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी कई तरीके के थे, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स। सिंपल शुगर कौन सी थी जो बिल्कुल ईजिली अब्जॉर्ब हो रही थी, फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं हो रही थी? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में भी कई तरीके की कैटेगरी थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फाइन। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा हम लोगों ने प्रोटीन्स पढ़े, बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करे जाते हैं, है ना। और फैट्स पढ़े थे, इंसुलेशन, बहुत सारी एनर्जी निकालते हैं जब भी तोड़ा जाता है इनको, ठीक है। वाइटामिन्स आप लोगों से डिस्कस किए थे, कैटलिस्ट का काम करते हैं, एंजाइम्स में हेल्प करते हैं। कैटलिस्ट आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो रिएक्शन की रेट को मतलब बढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन सपोज 10 मिनट्स में होती है, ए से कोई ए और बी कंबाइन होकर के सी बन गए, तो ये रिएक्शन सपोज 10 मिनट्स में होती है, तो कैटलिस्ट इसको कुछ सेकंड्स में ही करवा देता है, मिनट्स भी नहीं, सेकंड में ही करवा देता है। तो जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे उनको आप क्या बोल देते हैं? कैटलिस्ट। और बायो में यानी कि हमारी बॉडी में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हीं कैटलिस्ट को क्या कहा जाता है? एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को हेल्प करते हैं वाइटामिन्स, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि कैटालिटिक रोल इनका रहता है।
तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, मिनरल्स और वो सब वाटर वगैरह भी देख लिया था। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा दिया गया था, अच्छे से ध्यान रखना और डाउट्स इग्नोर मत करना। अब इसी चैप्टर में एक टॉपिक आप लोगों का रह गया था जो इम्पोर्टेंट भी है, रोल ऑफ सेलुलोस, वो और हम कवर अप करते हैं। और उसके बाद हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में दिए जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर सेल। फाइन, तो ये आप लोग लिख ही लिया होगा। अगली हेडिंग बनाओ इसके बाद, न्यूट्रिशन में ही नेक्स्ट हेडिंग, रोल ऑफ सेल्यूलोस, रोल ऑफ सेल्यूलोस इन आवर डाइट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ सेलुलोस इन आवर डाइट। हाँ जी क्लास, अब इसमें क्या है देखो, आप लोग प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हो, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम लोग फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, हम लोग रॉ वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, है ना। जैसे कई आप लोग कच्ची सब्जियां खा जाते हो, कैरेट खा ली, है ना, और कुछ लोग बच्चे तो पता नहीं क्यूकम्बर वगैरह भी खाते हैं। हम लोग ये कच्ची सब्जियां खाते हैं, सैलेड खाते हैं, ठीक। तो ये जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो हम रॉ खा रहे हैं, अब क्योंकि है तो प्लांट प्रोडक्ट, और प्लांट और एनिमल, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहली क्लास में पढ़ाया था, हमारे प्लैनेट पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग्स हैं, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी बॉडी किससे मिलके बनी हुई है, सेल से, ठीक है। और नहीं तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लांट बॉडी हो गई वो, उसमें भी सेल है, एनिमल बॉडी हो गई उसमें भी सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल होती है, इस सेल के चारों ओर एक रिजिड सी बाउंड्री होती है, उस रिजिड सी बाउंड्री को आप क्या बोल देते हैं, सेल वॉल। ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में मिलती है, यानी कि प्लांट्स की बॉडी में जो सेल्स आ रही होंगी, सपोज ये मैं कोई प्लांट, ठीक है, यहाँ पर सेल्स दिखा दी, तो यहाँ पर जो सेल्स आ रही होंगी उनके चारों ओर आपको सेल वॉल मिलेगी। एनिमल बॉडी की सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, प्लांट बॉडी की ही सेल्स में सेल वॉल होती है। फाइन, तो ये जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ पॉलीसेक्राइड, फाइन, कार्बोहाइड्रेट है। तो सेल वॉल बनी हुई होती है मेनली सेल्यूलोज की। और नेचुरल बात है, जब आप कोई प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हो, सपोज आपने टोमेटो खाया, ठीक है, टमाटर खाया, क्यूकम्बर खाया, कैरेट खाई, तो ये है तो प्लांट प्रोडक्ट है, तो इसमें प्लांट सेल्स होंगी, प्लांट सेल्स होंगी तो उनमें सेल वॉल भी आ रही होगी, ठीक है, ऐसा है या नहीं, इज इट और नॉट। तो ये जो सेल वॉल आ रही होगी, इसमें सेलुलोज भी हमारे बॉडी में जाएगा। फाइन, तो ये सेलुलोज क्या काम करता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारा, रोल ऑफ सेलुलोज इन आवर डाइट। देखो भाई, तो यहाँ जो सेलुलोज होता है ना, जो भी सेलुलोज हमारे बॉडी में जाता है, ये सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता, इसका डाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स होने चाहिए। एंजाइम्स अभी आप लोगों को पता है कि रिएक्शन की रेट को, स्पीड को बढ़ा देते हैं। फाइन, तो नेचुरल बात है, जब एंजाइम ही नहीं होएंगे, सेलुलोज को तोड़ना है, ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज इज़ अ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कराने के लिए कोई एंजाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमारी बॉडी में कोई एंजाइम ही नहीं है जो इस रिएक्शन को करवा दे, उसको ब्रेक डाउन करवा दे, ठीक। तो जब एंजाइम ही नहीं होगा तो सेलुलोज अनडाइजेस्टेड रह जाएगा। तो ये अनडाइजेस्टेड सेलुलोज जो है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, यही आप लोगों को पढ़ना है। तो ये अनडाइजेस्टेड सेलुलोज जो होता है, इट प्रोवाइड्स रफेज, ये रफेज प्रोवाइड कराता है। रफेज का क्या मतलब है, देखिए इसको समझेंगे ज़रा ध्यान से। रफेज से क्या मतलब है कि जो इंटेस्टाइन है, कुछ बच्चों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ईज़ोफेगस
ये रफ स्केच है भाई, ये स्टमक, फिर उसके बाद ये इंटेस्टाइन, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक। तो जो लार्जर इंटेस्टाइन है, इस कंडीशन में क्या है कि लार्जर इंटेस्टाइन जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता चला जाता है, इंटेस्टाइन इसको डाइजेस्ट कर देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसे कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगी। कंप्लीट डाइजेस्ट करने का मतलब क्या हुआ, सपोज आप लोगों ने चपाती खाई, तो जो रोटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। रोटी किससे बनी है, वीट से, और वीट है प्लांट प्रोडक्ट, और प्लांट प्रोडक्ट में अभी आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कौन से फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च या ग्लाइकोजन, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टार्च जो भी था वो सारा हम लोगों ने वीट के ज़रिए या गेहूं के आटे के ज़रिए खा लिया, हमारी बॉडी में पहुंच गया, ठीक है। तो जो भी स्टार्च यहाँ पहुंचा, अब वो स्टार्च को तोड़ा जाएगा। स्टार्च एक लंबी सी चेन थी, लास्ट क्लास में बताया था, उसको तोड़ेंगे और क्या निकलेगा, ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ऐसे स्टार्च तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, सारा फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ पार्ट अनडाइजेस्टेड भी रह जाता है, जो तोड़ा नहीं गया या टूट नहीं पाया किसी भी रीज़न से। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को मैंने यहाँ रेड से दिखा रखा है, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है पूरा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड को ब्लू कलर से दिखा देते हैं, ये रहा अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो इसमें से कुछ है नहीं, तो अब ये बॉडी से बाहर निकालना है। और बॉडी से बाहर जब निकलेगा तो आप बोल देते हैं ईजेशन, मतलब फीकल मैटर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर जो है वो निकल जाता है। अब ये जो फीकल मैटर होता है ना, इसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी इंटेस्टाइन भी क्लीन रहती है, हेल्दी रहती है। तो यही जो सेल्यूलोज होता है ये इसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अब सेल्यूलोज भी अनडाइजेस्टेड है, तो यहाँ से सेल्यूलोज भी आकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो सेल्यूलोज को मैं ग्रीन कलर से दिखा देती हूँ, सेल्यूलोज यहाँ पर आकर के ऐड हो गया, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ऐड हो गया। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड के साथ सेल्यूलोज ऐड हो जाएगा तो बीइंग फाइब्रस इन नेचर, सेल्यूलोज फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है, तो कोई भी चीज़ जो रेशेदार होएगी वो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करेगी, तो ये पानी को काफ़ी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने की वजह से ये आगे की तरफ ईजिली पास भी, मतलब पैसेज भी इसका बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि खुद सोचो कोई भी चीज़ बहुत हार्ड है, ठीक है, तो वो आगे की तरफ जल्दी से मोशन नहीं करेगी, लेकिन सॉफ्टनेस होने की वजह से वो एक स्लिपेज डेवलप हो जाता है और वो इजीली आगे पास होती है। तो ये जो सेल्यूलोस है फाइब्रस होने की वजह से ही पानी को काफ़ी होल्ड करके रखता है और आगे इस अनडाइजेस्टेड फूड को पुश करने में हेल्प करता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका और क्या रोल होता है, क्योंकि ये सेल्यूलोस ऐड हो गया है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, तो यहाँ ये जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, ठीक है, ये इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है यहाँ पर मसल्स होती हैं, तो एक मसल्स पर एक थोड़ा सा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से ये मसल्स जो हैं कुछ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना शुरू कर देती हैं इस तरीके से। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये इस अनडाइजेस्टेड फूड पर एक ऑपोजिट प्रेशर क्रिएट करती है और ये फूड आगे की तरफ इजीली पास होता चला जाता है, ठीक है। जैसे इस तरीके से यहाँ प्रेशर डाला तो ये आगे सरक गया, फिर प्रेशर डाला फिर और आगे सरक गया, फिर प्रेशर डाला फिर और आगे सरक गया, तो ऐसे करते 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 ये अल्टीमेटली एंड तक पहुँच जाएगा और एनस के ज़रिए, ठीक है, बॉडी से बाहर हो जाएगा, फीकल डिस्चार्ज हो जाएगा। फाइन। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसकी
जैसे ही सेलुलोज इसमें ऐड हुआ तो क्लीनिंग बहुत इजी हो गई, हमारी इंटेस्टाइन बहुत जल्दी क्लीन हो गई। इसीलिए सेलुलोज खाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं खाने के साथ आप लोग देखते हैं ना सैलेड्स जैसे रखी जाती हैं, तो जो सैलेड है जैसे क्यूकम्बर हो गया, रेडिश हो गई, टमाटो हो गया, तो ये कच्चे फ्रूट्स क्यों रखे जाते हैं, कच्चे वेजिटेबल्स क्यों रखे जाते हैं, ये इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि रॉ वेजिटेबल्स जो होंगे उसमें सेलुलोज का कंटेंट हाई रहता है, क्योंकि खाना पकाने के बाद, बॉईल करने के बाद या कुक करने के बाद उसमें सेलुलोज जो है वो डैमेज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। लेकिन जो रॉ वेजिटेबल्स रहते हैं, रॉ फ्रूट्स रहते हैं, उनमें सेलुलोज एज इट इज़ इंटेक्ट रहता है, ठीक है। और इसलिए जब आप उन रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स को खाओगे तो आपकी बॉडी में वो सेलुलोज किसका काम करेगा, रफेज का काम करेगा। और रफेज का मतलब जो इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करवा दे, ठीक है। और इंटेस्टाइन की क्लीनिंग कैसे करवाएगा वो आप लोगों को बता दिया। एक तो उसका फाइब्रस नेचर है, तो फाइब्रस नेचर होने की वजह से ये पानी को होल्ड करके रखेगा और अनडाइजेस्टेड फूड ईजिली पास ऑन होगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और दूसरा कि ये अनडाइजेस्टेड फूड में ऐड होकर के एक बल्क उसको दे देगा, मतलब एक उसका मास बढ़ा देगा। मास बढ़ने की वजह से मसल्स पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, वो मूवमेंट्स ज़्यादा करेंगी और इजीली उसको बाहर निकालने में और मदद करेंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, इसलिए सेलुलोज कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स ये सब खा लेने चाहिए फूड के साथ, जिससे इंटेस्टाइन आपकी क्लीन रहे, ठीक है ना क्लास। तो जो लोग जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में आप बोल देते हैं कब्ज़। कब्ज़ यानी कि बहुत डेज हो गए, कई दिन हो गए और फीकल डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है, फीसिस पास नहीं हो रही हैं, बहुत सारे दिन निकल गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उनका अनडाइजेस्टेड फूड यही इंटेस्टाइन में रहता है और वो आगे की तरफ पुश ही नहीं हो रहा, पुश ही नहीं हो रहा या ढंग से मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है, तो नेचुरल बात है फीकल मैटर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो इस कंडीशन को हटाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करो, जब भी कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन हो, व्हाट यू कैन ईट, क्या खा सकते हो, रफेज वाली डाइट खा सकते हो, ठीक है। और रफेज कहाँ मिलता है, रॉ वेजिटेबल्स में, ठीक है। कच्ची गाजर हो गई, कच्ची मूली हो गई, है ना। और आप लोग क्या क्या खाते हो, क्यूकम्बर खाते हो, खीरा खाते हो, टमाटो खाते हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ये बल्कि बनाएगा उसको और ईजिली उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कैबेज हो गई, है कि नहीं, बंद गोभी हिंदी में बोल देते हैं, चाइनीज़ फूड में बहुत डलती है। अच्छा, चाइनीज़ फूड में डलती ज़रूर है, लेकिन ये सीजनल फ्रूट है, इसलिए आप इसको सारे साल नहीं खाएं, पूरे साल इसको कंज्यूम मत किया करो। सीजनल फ्रूट है, विंटर सीजन में आती है तो तभी खाना बेटर रहता है, ठीक है। और दिन अगर आप खाएंगे तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ज़्यादा जनरेट होंगे। तो कैबेज जो है उसमें तो खूब सारा सेलुलोज रहता है, तो वो तो बेस्ट ही है एक तरीके से अगर आपको इंटेस्टाइन क्लीन रखवानी है तो ये सारा कुछ कंसेप्ट था, रोल ऑफ सेलुलोज था, ये भी आपको लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। सब आप लोगों को कवर करवा दिया, सोर्सेज भी बता दिए रफेज के। एक टॉपिक और था, दोनों एक साथ लिखते ना, रोल ऑफ सेलुलोज एक रह गया था जो अभी अब कंप्लीट हो ही गया है। दूसरा एक टॉपिक था पर्नीशियस अनीमिया, इसे और समझ लेते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, हाँ जी। तो पर्नीशियस अनीमिया के केस में क्या था, आप लोगों ने अनीमिया सुना होगा, खून की कमी हिंदी में बोल देते हैं। अनीमिया इज़ बेसिकली हीमोग्लोबिन की जब बॉडी में कमी हो जाती है, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर आरबीसीज है ना, तो ये जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, उस रेड कलर्ड पिगमेंट को आप क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी तो अनीमिया हो जाएगा। पर्नीशियस अनीमिया एक अलग तरीके का अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझेंगे, जो स्टमक होती है हमारी, ठीक है, स्टमक वाला रीजन है, स्टमक वाले रीजन में ये जो स्टमक वॉल है, इस स्टमक वॉल की कुछ सेल्स एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल रिलीज करती है, उस मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ओके। तो ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये स्टमक की वॉल्स रिलीज करती है। ये मॉलिक्यूल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है,
ये जो भी हम फूड ले रहे हैं उस फूड में से विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जो भी फूड आपने खाया यहाँ पर आया, वो फूड में से विटामिन बी ट्वेल्व लिया और ब्लड में भेज दिया, ठीक है, जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह हैं यहाँ अंदर उसके अंदर भेज दिया, तो ब्लड वेसल्स में पहुँचाने का काम ही हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये विटामिन बी ट्वेल्व के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। बात समझ में आई? तो जब और विटामिन बी ट्वेल्व क्या करता है, विटामिन बी ट्वेल्व आपकी बॉडी में रिथ्रोपोइसिस करता है। रिथ्रोपोइसिस, रिथ्रोपोइसिस मीन्स, रिथ्रो मीन्स रेड, पोइसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज का फॉर्मेशन, आरबीसी बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, एक्टिविटी है, उसको ही क्या बोल देते हैं, रिथ्रोपोइसिस। तो रिथ्रोपोइसिस विटामिन बी ट्वेल्व करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो विटामिन बी ट्वेल्व आपको मिल जाएगा कर्ड वगैरह में, ठीक है, दही वगैरह खाते हैं, दही में तो काफ़ी विटामिन बी ट्वेल्व होता है। तो जो भी विटामिन बी ट्वेल्व आप कंज्यूम करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो अगर किसी की बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, मान लो कम बन रहा है या बन ही नहीं रहा, तो क्या विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो भी आप फूड खाएंगे उसमें विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, और विटामिन बी ट्वेल्व एब्जॉर्ब नहीं होगा तो रिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसीज जो हैं वो आपकी बॉडी में कम बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, मतलब बहुत ही कम बनेंगे, कहने का मतलब ये हुआ। तो आरबीसीज का नंबर ब्लड में कम हो जाएगा। इसी कंडीशन को आप क्या बोल देते हैं, पर्नीशियस अनीमिया। तो पर्नीशियस अनीमिया जो है बेसिकली ये कंडीशन जनरेट होती है इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर कमी हो गई, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी क्यों होती है वो सब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी का टॉपिक नहीं है, ये टर्म यहाँ यूज हुई इसलिए मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो इंट्रिंसिक फैक्टर की अगर कमी हो जाएगी, विटामिन बी ट्वेल्व विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब, एंड इफ इट विल नॉट एब्जॉर्ब देन व्हाट विल हैपन, रिथ्रोपोइसिस विल नॉट अकर, ठीक है। तो ये कंडीशन थी पर्नीशियस अनीमिया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक तरीके से। अब ये लिख लो आप लोग, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में ले लो, 5-6 क्वेश्चंस ही हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक ही होएगी फिर क्लास, तो एक होमवर्क इस चैप्टर का रेडी हो जाएगा। इस बहाने आप लोग बुक भी पढ़ोगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर बुक में से ही मिलेंगे, ठीक है। वो आप लोग अपने लेवल पे आंसर नहीं मिलेंगे आपको शायद, तो बुक पढ़नी ही पड़ेगी, इस बहाने बुक पढ़ना भी हो जाएगा, ठीक। तो लिखो ज़रा, ये कंप्लीट कर लो पहले, रोल ऑफ सेलुलोस। Role of cellulose in our diet. Cellulose is present in plant cells. प्लांट सेल में भी कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, ठीक है। रॉ यहाँ सोर्सेज हो जाएंगे, ये रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, कैबेज एक्सेट्रा। रॉ मतलब जो बॉइल्ड नहीं है, पकाया नहीं है जिनको, कैबेज एक्सेट्रा। possess हाई सेलुलोस। इनमें सेलुलोस का कंटेंट हाई होता है क्योंकि पकाने से सेलुलोस डिग्रेड हो जाता है, ऐसा आप लोगों को बता दिया गया है। फ्रूट्स, कैबेज एक्सेट्रा possess हाई सेलुलोस कंटेंट, ठीक है। अब सेलुलोस क्या काम करेगा, फंक्शन। सेलुलोस प्रोवाइड्स रफेज
रफेज के दो फंक्शंस हैं. सेलुलोज प्रोवाइड्स रफेज. नंबर 1, it adds a bulk. बल्क का मतलब मास. ठीक है. इट एड्स अ बल्क टू द undigested food in large intestine and stimulates muscles कहाँ प्रेजेंट है? intestinal wall for its passage. ठीक है. मतलब आगे पास कराने में हेल्प करती है. और दूसरा, इसका मतलब क्या हुआ? सेलुलोज अनडाइजेस्टेड फूड से जाकर के ऐड हो जाएगा. अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं डायग्राम अभी यहाँ बना देती हूँ, वो बना लेना आप लोग अपनी मेमोरी याददाश्त के लिए. तो बल्क मतलब अनडाइजेस्टेड फूड सपोज ये है, इसके साथ ऐड हो गया, ऐड हो जाएगा तो एक बल्क बन गया ना, मास ज़्यादा हो गया. ज़्यादा मास होने की वजह से वो किसको स्टिमुलेट करेगा? मसल्स को. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसको आगे पास करवाने में मदद करेंगे. स्टिमुलेट मसल्स ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल फॉर इट्स पैसेज. सेकेंडली, सेलुलोज being fibrous in nature, cellulose being fibrous in nature retains water and makes undigested food softer for easy passage. ठीक है. डायग्राम बनाना चाहें आप लोग बना सकते हैं, ऑल्दो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे. फाइन. स्टमक से ही बना लो, ऊपर की प्रोफाइल तो ये रफ स्केच है. तो ये था अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. और इसके चारों ओर ये है सेल्यूलोज. तो ग्रीन से दिखा दिया है सेल्यूलोज, और ब्लू वाला है अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है भाई क्लास. तो यहाँ आप लोग एरो से भी दिखा सकते हैं. इजी पैसेज. इजी पैसेज का मतलब इस तरीके से ये निकल जाएगा. ये वाली ओपनिंग को कहते हैं एनस. ठीक है. एनस के ज़रिए निकलता है. और ये पार्ट कौन सा है? पूरा लार्ज इंटेस्टाइन. ये सारा काम लार्ज इंटेस्टाइन में होगा. ठीक है भाई. तो ये सेलुलोज का सारा रोल था, बता दिया आपको सेलुलोज कहाँ पर प्रेजेंट होता है और रफेज कैसे प्रोवाइड कराएगा, रफेज के क्या क्या काम हैं वो सब. ओके. तो
ये आपको कौन से डिजीज़ में हेल्प करता है प्रिवेंट करने में, यहाँ लिख लेना। अगला पॉइंट बना के लिखना, ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन व्हेन undigested food, during constipation when undigested food is not released out from body easily, then one should consume, हाँ जी, one should consume what? One should consume roughage containing diet. roughage containing मतलब वही cellulose containing, roughage containing diet, ठीक है, जैसे सैलेड्स वगैरह, यहाँ लिख लो रॉ वेजिटेबल फ्रूट्स कैबेज सैलेड लिखना है तो लिख लो, वैसे रॉ में आ रहा है वो, ठीक है भाई क्लास। तो ये सारा कुछ हो गया है कंप्लीट। डायग्राम आप अपनी मेमोरी के लिए बनाना चाहे बना सकते हैं, फाइन। पर्नीशियस अनीमिया और लिख लो, नेक्स्ट पर्नीशियस एनीमिया, ओके, ये दूसरा टॉपिक है। तो पर्नीशियस एनीमिया के केस में स्टमक दिखा दो, स्टमक में ये हो गई स्टमक वॉल, स्टमक की बाउंड्री ना, तो हो गई स्टमक वॉल। स्टमक वॉल में मॉलिक्यूल दिखा देते हैं, कौन सा? इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, ये हो गया इंट्रिंसिक फैक्टर। डाइजेस्टिव सिस्टम में दोबारा आएगा ये, इसीलिए ध्यान रखना वहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों से, सो इट विल बी बेटर, अभी समझ लें इसको, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज़ करती हैं? वॉल्स रिलीज़ करती हैं, ठीक है। वॉल्स में भी पर्टिकुलर सेल है, वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में बाद में। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये क्या काम करेगा आगे? लिखो इसमें, अगली लाइन बनाकर लिखो, intrinsic factor helps in absorption of vitamin B12, ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। विटामिन B12 का क्या रोल है? विटामिन B12 does, ये हेल्प्स इन रिथ्रोपोइसिस, रिथ्रोपोइसिस, ठीक है। रिथ्रो मीन्स रेड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, सो फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यानी कि वही आरबीसीज, रिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड कॉप्सल्स कह देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। एनीमिया का मतलब ज़रूर यहाँ लिख लेना, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर कमी होगी तो एनीमिया, फाइन। तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो गई तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, अगला पॉइंट बना के इसमें लिखो, pernicious anemia occurs due to number 1 lack of intrinsic factor, दूसरा
deficiency of कोबाल्ट। तो कोबाल्ट एक मिनरल है, एलिमेंट है। लास्ट टाइम हम लोगों ने मिनरल्स पढ़े थे ना, ठीक है ना। तो जो मिनरल हैं उसमें से एक मिनरल है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। क्यों? डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट विच इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट या component which is a component of विटामिन B12। ये विटामिन B12 का एक कंपोनेंट है। कौन? कोबाल्ट। तो जब कोबाल्ट की कमी हो जाएगी तो विटामिन B12 विल नॉट फॉर्म, और अगर विटामिन B12 नहीं बनेगा तो पता ही है आप लोगों को क्या कंडीशन हो जाएगी? पर्नीशियस अनीमिया। फाइन। तो डेफिशिएंसी ऑफ कोबाल्ट विटामिन B12 का कंपोनेंट है ये। पर्नीशियस अनीमिया occurs due to lack of IF, deficiency of cobalt which is a component of vitamin B12। तो दोनों ही कंडीशन में results in pernicious anemia। ओके, तो ये हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग लिखो कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चंस लिखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 1, mention any 4 factors mention any 4 factors on which balanced diet of a particular person depends। Mention any 4 factors on which balanced diet of a particular person depends। तो आपको 4 फैक्टर्स बताने हैं कि जिस पे डिपेंडेंट है कोई भी पर्सन कितनी डाइट कंज्यूम करे। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स आपको बताने हैं। जैसे एज पे भी डिपेंडेंट होता है, बंदा किस तरीके का काम कर रहा है, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको ज़्यादा डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। ऐसे करके तो ऐसे 4 फैक्टर्स जो हैं आप लोगों को सर्च करने हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर फ्रेम करना है। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेंशन एनी 4 फैक्टर्स ऑन विच बैलेंस डाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन डिपेंड्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन? हमें न्यूट्रिशन चाहिए ही क्यों? ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है न्यूट्रिशन का? तो ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, जो भी है इसको आपको ढंग से इलाबोरेट करना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे, नेम सम इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट। इनसॉल्यूबल मतलब जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, तो ये तो सर्च करना ही पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर ही मैं बता दूंगी तो अभी लिख लोगे आप लोग। तो नेम सम इनसॉल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 थे, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। इन तीनों में सर्च कर लेना कि कौन से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इनसॉल्युबल होंगे, उनके एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं। ठीक है, अगला लिखो क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट between kwashiorkor and marasmus। एनी 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, इन्फेंट्स में होता है, 5 इयर्स के बिलो होता है, ये सब लिख लेना। सिम्टम्स वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हैं,
जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, क्वाशियोरकोर में एडमा हो जाता है, ठीक है, एडमा का मतलब स्वेलिंग आ जाती है, और मरस्मस में नहीं होता, ठीक है। स्वेलिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज ये ब्लड है, ब्लड में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं पानी के अंदर ना, ब्लड में फ्लो कर पा रहा है तो ब्लड के अंदर पानी तो होगा, उस पानी में प्रोटीन्स वगैरह रहते हैं। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन क्या काम करते हैं, इस पानी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, पानी ब्लड में ही रहे। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन का नंबर हो गया कम, ठीक है, डिक्रीज हो गया, तो ये जो पानी होता है ये सीप करना शुरू कर देता है, एक तरीके से लीक करना शुरू करता है, और कहाँ आ जाता है, ये सेल्स, सेल्स के बीच में स्पेस, यानी कि इन स्पेस में आके फिल्ड हो जाता है, और यहाँ पर आकर स्पेस में रहेगा तो सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। उसी स्वेलिंग को टेक्निकली आप क्या बोल देते हो, एडमा। तो प्रोटीन होल्ड करके रखता है वाटर को, और अगर प्रोटीन ही नहीं रहेंगे तो एडमा विल जनरेट, ठीक है ना। तो ये एडमा की कंडीशन इन दोनों डिजीज़ में कहाँ आएगी, जहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी, फाइन। कार्बोहाइड्रेट फैट्स की नहीं, यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है, तो ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है और इसके बेसिस पे ज़रूर बताना है। ऐसे ही बैली यानी कि पेट भी प्रोट्रूड बाहर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि स्वेलिंग आ गई तो बाहर की तरफ निकलेगा ही वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाने हैं नॉलेज वाले, और इसमें मेंशन करने हैं। एक आधे जो मैंने लिखवा दिए वो तो है ही, बाकी भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूर लिख लेना, एडमा क्यों जनरेट हो रहा है, स्वेलिंग, ये रहा ब्लड, ठीक है। और यहाँ लिख लो प्रोटीन होल्ड water due to lack of proteins, डायग्राम वायग्राम सब बना लो भाई। तो lack of proteins की वजह से क्या होगा, water seeps, पानी सीप करेगा और कहाँ जाएगा, into tissues, टिश्यूज़ में जाएगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट्स इनटू स्वेलिंग, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, बढ़िया से बनाना इसका आंसर, डिफरेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक और लिखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये एडमा वाला टॉपिक स्किप ना करें, इसे ज़रूर लिख लें आप लोग यही क्वेश्चन के साथ में ही, ताकि ध्यान रहे क्या कंसेप्ट है। नेम सम mineral elements, name some mineral elements required for synthesis of enzymes, ठीक है। ये सर्च करना पड़ेगा आप लोगों को, बुक वगैरह है, टेबल वेबल दे रखी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो कुछ मिनरल्स एलिमेंट्स आप लोगों को बताने हैं, required for synthesis of enzymes, required for synthesis of enzymes, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, डिफाइन नंबर 1 कैलोरी, कैलोरी पढ़ते हो ना, एनर्जी की यूनिट्स, मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब अगर आपने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाला फूड खाया तो लार्ज कैलोरीज ले ली, ऐसे करके, ठीक है। तो 1 कैलोरी आपको डिफ़ाइन करनी है, और दूसरा टर्म आप डिफ़ाइन करेंगे मल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए हैं, ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, मैं कभी भी मंगवा सकती हूँ, ठीक। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि हम बच जाएंगे। तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं दे नो कि होमवर्क को लेकर के कितनी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जाती है, इसलिए प्लीज़ इनको आप लोग अच्छे से पढ़ें, समझें, और डाउट्स लिख लो, और अपने आंसर्स वगैरह जो है वो भी प्रॉपर कंप्लीट कर लो, ठीक है क्लास। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सारे आप लोगों को बता दिए। ओके चलो, तो ये हो गया है कंप्लीट न्यूट्रिशन। अब आगे अगला चैप्टर शुरू करते हैं, सेल यूनिट ऑफ लाइफ।
सेल यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ जी, इसको ज़रा समझेंगे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, तो राइट फ्रॉम द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं हम लोग। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लिविंग्स होते हैं हमारे ग्लोब पर, हमारी धरती पर लिविंग्स है ना, कौन कौन से लिविंग्स हैं? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, यही सब लिविंग्स हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये जिस यूनिट से मिलके बने हैं उस यूनिट को आपने क्या बोल दिया? सेल, ठीक है। जैसे आप लोगों लास्ट क्लास में भी आप लोग पढ़ कर आए हैं, क्लास 8 में भी था सेम टॉपिक। क्या था कि जैसे वॉल होती है ना, दीवारें होती हैं, तो दीवारें जो हैं वो किसकी बनी हुई होती है? ब्रिक्स की बनी हुई होती हैं, ईंटों की बनी हुई होती हैं। तो ऐसे कई ईंटें ब्रिक्स मिलती चली गई और एक वॉल रेडी हो गई। ऐसा हुआ या नहीं? ऐसे ही जो हमारी बॉडी है, लिविंग बॉडी है, चाहे वो दुनिया में रहने वाले सभी तरीके के प्लांट्स हो, चाहे वो हमारे ग्लोब पर रहने वाले एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल आप उठा लो, इंसेक्ट उठा लो, मैमल उठा लो, एम्फीबियन उठा लो, ह्यूमन ले लो, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, ठीक है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस यूनिट से बने हैं वो हो गई सेल। जैसे अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, ये सपोज, तो यहाँ पर एक ब्रिक हो गई, फिर उसके बाद दूसरी ब्रिक हो गई, फिर तीसरी ब्रिक हो गई, तो ऐसे ब्रिक्स जो हैं वो बनती गई, जॉइन होती गई और एक वॉल रेडी हो गई। तो इस वॉल की यूनिट, यूनिट यानी कि जिससे मिलकर के बनी है, ठीक है, इकाई हिंदी में बोल देते हैं। तो ये यूनिट जो है ये क्या हो गई? ब्रिक हो गई। फाइन। ऐसे ही हमारी जो लिविंग बॉडी है, मैं अगर यहाँ प्लांट ड्रॉ कर दूँ तो जो प्लांट है इसमें आप लोग देखते हो काफ़ी सारी सेल्स आ रही हैं, ठीक। ये ऐसे ही आप लोगों को दिखाया जा रहा है, रफ स्केच, बिल्कुल एज इट इज़, दिमाग में मत बना लेना। तो ये जो सेल्स यहाँ पर दिखा दी, यही सेल्स ने मिलकर के, काफ़ी सारी सेल्स ने मिलकर के एक पूरी प्लांट बॉडी रेडी कर दी। तो इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की यहाँ पर यूनिट क्या आ गई? सेल। ओके। तो सेल को जब भी डिफाइन करते हैं तो सेल के बारे में बताया जाता है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग्स हमारे ग्लोब पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस यूनिट से मिलके बने हुए हैं उस यूनिट को आप क्या बोलते हैं? उस यूनिट को बोलते हैं सेल, ठीक है। स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल का मतलब बनावट, पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है। जैसे वॉल किसकी बनी हुई है? ब्रिक की बनी हुई है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सी हो गई? सेल। फाइन। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी लिविंग बॉडी जिंदा रहने के लिए जो काम करती है, क्या काम करती है? आप प्लांट्स में देख लो, फोटोसिंथेसिस मिल जाएगा, है ना। हम लोग तो नहीं कर सकते, ये स्पेशल एबिलिटी प्लांट्स के पास ही है। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रूट्स के ज़रिए वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ऐसे एनिमल बॉडी डाइजेशन कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है। तो ये जितने भी फंक्शंस हम लोग कर पा रहे हैं ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, ये अल्टीमेटली करता कौन है? ये करती हैं सेल, ठीक है। तो इसे, ये जितने भी फंक्शंस होते हैं जिनको आप लाइफ प्रोसेसेस भी बोल देते हो, ये सब कौन परफॉर्म करता है? ये सेल परफॉर्म करती है। इसीलिए सेल को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन अल्टीमेटली इसी में तो चल रहे हैं। फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, लीव्स में भी कहाँ होता है? लीव्स किसकी बनी हुई है? सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि कोई भी लिविंग है उसका कोई भी बॉडी पार्ट आप ले लो, वो सब सेल का बना है। सपोज ब्रेन है, सेल्स का बना है, हैंड्स हैं, सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है, किडनी है, सेल्स की बनी हुई है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई भी बॉडी पार्ट हैं वो सेल के बने हुए हैं, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट। और फंक्शनल यूनिट क्यों? क्योंकि जितने भी फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सब अल्टीमेटली चलते कहाँ पर हैं? कौन करता है? सेल। इसीलिए उसको बोला गया फंक्शनल यूनिट, ठीक है। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये यूनिट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेल से नीचे कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है ये सिर्फ सेल का है,
इससे छोटी चीज़ जो है, कोई भी मॉलिक्यूल वगैरह कुछ भी, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है, इसमें से मैं एक ऑर्गेनल, ये ऑर्गेनल आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ और ये इसको अगर देखा जाए कि ये क्या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा, मतलब अपने आप रह लेगा बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए, तो ये नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसको सेल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनल्स पर डिपेंडेंट है अपना काम करने के लिए. ठीक, लेकिन सेल के केस में अगर बात करी जाए तो सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशली. आप अमीबा ले लो ना, तो अमीबा जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, एक सेल है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, इससे जो करवा लो, डाइजेशन करवा लो, रेस्पिरेशन करवा लो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन करवा लो, एक्सक्रीशन करवा लो, तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है. इसीलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इन सब काम को करने के लिए. तो इसीलिए सेल से नीचे या सेल से बिलो कोई भी जो चीज़ होगी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती. जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब सेल से छोटे हैं, तो इसलिए ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. तो सेल ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ये यूनिट वर्ड यहाँ पर आया है. ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में सेल हालांकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे हमारी अगर लिवर सेल्स को आप बाहर निकाल दोगे और उसे बोलो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करो, it will not be able to exist. Why? Because it is dependent on other cells for its functions. ठीक है, तो इस वजह से तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में ये बात बिल्कुल वैलिड रहती है. ठीक है, चलो, तो ये सारी चीज़ें थी, हम लोगों ने पढ़ ली. पहले इतनी बात ज़रूर लिख लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, माइक्रोस्कोप्स के बारे में जानेंगे थोड़ा. हाँ जी, राइट डाउन. Cell is the structural and functional. ठीक है, cell is the structural and functional unit of life. Life means livings. ठीक है, structural and functional unit of life. It is also called, it is also regarded as fundamental unit of life. Fundamental unit of life. Fundamental unit of life भी बोलते हैं. Fundamental means basic, basic unit of life. ठीक, आगे लिखेंगे. It is called, एक लाइन छोड़ के लिखना. It is called structural unit. It is called structural unit because all livings are made up of. It is called structural unit because all livings are made up of cells. All livings and their body parts are made up of cells. ठीक है, and it is called functional unit. Because all the functions necessary for, all the functions necessary for living, for example, ब्रैकेट में लिख लेंगे, for example digestion, photosynthesis, etc. It is called functional unit because all the functions necessary for livings are performed. हाँ जी, कौन परफॉर्म करता है? बाय सेल्स. ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम?
फंक्शनल यूनिट। ओके, इसको कंप्लीट करो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। हाँ जी, डन। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं एनीथिंग, ये भी एनीथिंग लेस देन अ सेल doesn't show independent, ये अगला पॉइंट बनाकर लिखना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एनीथिंग लेस देन अ सेल डजंट शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, ये सब अभी पढ़ेंगे हम, इसलिए ये टर्म्स से घबराएं नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ठीक, तो आप लोगों को ये बेसिक इंट्रोडक्शन सारा बता दिया कि सेल क्या है। अब पढ़ते हैं सेल हिस्ट्री। सेल की हिस्ट्री को समझने से पहले हम थोड़ा माइक्रोस्कोप वाला पार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, आज की क्लास में क्योंकि ज़्यादा कवर अप हो नहीं पाएगा तो माइक्रोस्कोप वाला सेक्शन देख लेते हैं। देखो, एक बात तो समझ में आ गई, पहले आप हेडिंग बना लो, हिस्ट्री ऑफ सेल। हिस्ट्री ऑफ सेल, क्योंकि आज तो आप लोग जानते हो ना कि जितने भी लिविंग्स हैं हमारी बॉडी सेल से बनी है, ये हम जानते हैं, आज हम जानते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में तो लोग नहीं जानते थे। तो पता कैसे चला कि ऐसा कुछ है, ठीक है, कि बॉडी लिविंग्स, बॉडी जो है वो सेल से बनी है, तो इसलिए थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जाती है। ठीक है, इसलिए ये सब आप लोगों को कवर अप करवाया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ सेल को समझने से पहले माइक्रोस्कोप समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रोस्कोप समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, सेल्स हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, एक आध एक्सेप्शन है, वो अलग बात है, जो आंखों से दिख जाती है। अदरवाइज सेल्स जो होती हैं दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट और बनाकर लिखना चाहो तो लिख लेना, सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। अब क्योंकि माइक्रोस्कोपिक होती हैं तो ये बात ऑब्वियस है कि पहले ज़रूर माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ होगा, पहले माइक्रोस्कोप आया होगा तभी सेल्स पता चली होंगी। ऐसा तो है नहीं पहले सेल्स पता चल के बाद में माइक्रोस्कोप बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। जब कोई चीज़ दिखती माइक्रोस्कोप से ही है, लेंसेज की मदद से दिख रही है, तो इट्स ऑब्वियस कि पहले माइक्रोस्कोप आया होगा। तो माइक्रोस्कोप जो था, सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया था लीवान हुक ने। नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, ठीक है, एंटनी वॉन लीवान हुक। तो एंटनी वॉन लीवान हुक ने सबसे पहला माइक्रोस्कोप कंस्ट्रक्ट किया था। इनकी पूरी स्टोरी हम लोग कवर अप करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बेसिकली क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो डिवाइस होती है जिसके ज़रिए आप माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिख रहे, वो माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हवा में खूब बैक्टीरिया हैं या कुछ भी है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आपको माइक्रोस्कोप की मदद से देखने को मिल जाएंगे, उससे आप बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, या आप इसको नंबर ऑफ लेंसेज के बेसिस पे समझो। पहले नंबर ऑफ लेंसेज के बेसिस पे, अभी लिखना मत, कुछ भी सब लिख पाया जाएगा। तो माइक्रोस्कोप में नंबर ऑफ लेंसेज के बेसिस पर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर एक ही लेंस आ रहा है माइक्रोस्कोप में, एक ही लेंस है, तो हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। एक ही लेंस जूमिंग कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है, और आपको जो भी आपने सामान रखा हुआ है वो आपको दिख रहा है। कोई बैक्टीरिया रखा हुआ है तो बैक्टीरिया दिख रहा है।
ठीक है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मोर देन वन लेंस यानी कि 2 लेंसेज होते हैं। ठीक, तो 2 लेंसेज हो गए तो कंपाउंड, 1 लेंस आ रहा है तो सिंपल। तो अब आप लोग ज़रा बताओ मैग्नीफिकेशन कौन ज़्यादा करेगा, कौन सा माइक्रोस्कोप ज़्यादा जूम कर देगा चीज़ों को? नेचुरल बात है जहाँ पर 2 लेंसेज आएंगे। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, तो सपोज इसकी 200 टाइम्स ये बड़ा कर रहा है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सेल है, सपोज बैक्टीरिया है, उसको 200 टाइम्स अगर बड़ा करके दिखा रहा है तो ये 2000 टाइम्स करके दिखा देगा। इतना ज़्यादा इसका मैग्नीफिकेशन रहता है। तो आप लोगों के स्कूल्स वगैरह में बायो लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 2 लेंसेज वहाँ पर आपको क्लियरली पता चल जाएंगे कि हाँ ये 2 लेंसेज हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत सिंपल है, उसमें तो एक ही लेंस रहता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो इस तरीके से पकड़ के आप लोग देखते हो वो भी एक तरीके का सिंपल में ही कैटेगरी में ही आता है। फाइन, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ लेंसेज के बेसिस पे। दूसरा होता है माइक्रोस्कोप लाइट सोर्सेज के बेसिस पे। ठीक है, कि कोई भी चीज़ देखने के लिए आपको सोर्स तो चाहिए ना भाई, लाइट्स ऑन है तभी तो मैं दिखाई दे रही हूँ, अगर लाइट्स ऑफ हो जाएंगी तो हाउ यू पीपल विल सी मी। ठीक है, या बोर्ड को कैसे देखोगे, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे बैक्टीरिया या कोई भी सेल को देखने के लिए आपको कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए ना विजन के लिए। तो यहाँ पर माइक्रोस्कोप उस बेसिस पर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या सोर्स यूज़ करते हैं, लाइट यूज़ करते हैं। तो जो आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप है वो लाइट माइक्रोस्कोप है, और लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड, इस वाली कैटेगरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं और इस वाली कैटेगरी में लाइट माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप क्यों, क्योंकि नीचे एक मिरर लगा हुआ रहता है। जैसे सपोज आप जब स्कूल खुलेंगे देखना तो यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ मिलेगा। तो ये जो मिरर लगा हुआ होता है, इस मिरर के ज़रिए लाइट रिफ्लेक्ट करी जाती है और ताकि मैक्सिमम लाइट जो है वो कैप्चर करी जा सके बैक्टीरिया या जो भी आप लोगों ने सामान रखा है देखने के लिए उसके थ्रू। तो लाइट माइक्रोस्कोप में हम लाइट का सहारा लेते हैं बैक्टीरिया सेल या किसी दूसरी सेल्स को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम का सहारा लेते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं, तब जाकर के इमेज बनती है। ओके, तो इस तरीके से ही मैंने आप लोगों को नॉर्मल माइक्रोस्कोप बता दिए। एंटनी वॉन लीवानहुक जो थे उनके पास सिंपल माइक्रोस्कोप की कैटेगरी थी। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट रॉबर्ट हुक ने दिया था, वो हम आगे पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आइडिया था वो उनसे ही आया। ठीक, मॉडिफाइड वर्जन एक तरीके से। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लो, आज माइक्रोस्कोप तक ही करते हैं, आगे की कहानी और डिटेल में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे अगली क्लास में। पहले माइक्रोस्कोप लिखो, द इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस which is used to view microscopic organisms। ठीक है, तो यही माइक्रोस्कोप जो है ये 2 तरीके का, ये क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ लेंसेज। ठीक, तो एक कैटेगरी हो गई सिंपल, दूसरी कैटेगरी हो गई कंपाउंड। ओके क्लास, तो सिंपल माइक्रोस्कोप हैविंग 1 लेंस, यहाँ एक ही लेंस रहता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैविंग मोर देन 1 लेंस। ठीक है, तो यहाँ एक से ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन करना है माइक्रोस्कोप का वो भी लिख लो। दूसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसमें सोर्स हम क्या यूज़ करते हैं, source for illumination light is used to view the object। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड या इलेक्ट्रॉन बीम
is used to view the object. ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेते हैं, टू व्यू द ऑब्जेक्ट. फाइन. तो मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया माइक्रोस्कोप का, इस लेवल पर इतना पता होना चाहिए, सब बता दिया. अब उसके बाद मैग्नीफिकेशन आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो. सिंपल में मैग्नीफिकेशन मतलब ये कितना जूम करेगा, 200 टाइम्स. ठीक है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा, ये थाउजेंड्स में जाता है, तो यहाँ 200 है तो यहाँ 2000 टाइम्स. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसमें मैग्नीफिकेशन हो जाएगा, यहाँ लिखा जा रहा है, अगला पॉइंट बनाकर लिखना आप लोग. मैग्नीफिकेशन इसका लैक्स में जाता है, तो इसका 2000 टाइम्स है तो इसका हो जाएगा 2 लाख टाइम्स. ठीक. इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बढ़िया विजन देता है. सपोज आपको सेल देखना है तो सेल तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखने को मिल जाएगा. ठीक है. जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करोगे कि जो अनियन है उसका पील निकालोगे, छिलका निकालोगे, उसको माइक्रोस्कोप में लगाने की कोशिश करोगे, देखोगे तो आप पाओगे बहुत सारी सेल्स हैं, तो सेल्स तो दिख जाएगी इन माइक्रोस्कोप में. लेकिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर क्या स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या स्ट्रक्चर है, अब बिल्कुल ही डिटेल में जा कर के देखना है तो देन यू विल नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके. तो ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ा दिया. अगले टर्न पे हम लोग डिटेल में हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेवान हुक का क्या कंट्रीब्यूशन था, हुक का क्या कंट्रीब्यूशन था. ठीक है. तो इतना आज की क्लास में हम लोग कवर अप करते हैं. आप लोग होमवर्क ज़रूर कर लेना, जो बता रखा है, टेबल जो न्यूट्रिशन में दे रखी है उनको इग्नोर मत करना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बाकी की कहानी अगली टर्न पर. ओके. इसको ज़रूर रिवाइज करें. बाय.